ये पिक्चर देखे शायद आपको बुरा लगे और आपकी रूह ज़रूर कांप जाए, लेकिन 1973 में जब अरुणा शानबॉग के साथ, तो हमारे कानून में उसको टेक्निकली कहा गया। कभी सोच के भी देखा, एक जिंदगी सांस ले रही हो, आंखें बंद हो, जुबान चुप हो और पूरा जहान उसकी कहानी भूल चुका हो। वो ना कुछ देख सकती थी, ना सुन सकती थी और ना ही किसी तरह से कम्युनिकेट कर सकती थी। क्या जानवरों जैसा जीना भी जीना है? जानवरों से हटकर जो हमें एक अलग इंसान बनाता है वो है एक डिग्निफाइड लाइफ। तो ऐसा क्या हुआ अरुणा शानबॉग के साथ कि उसका एक डॉग की चेन से गला घोटा गया, जिससे ऑक्सीजन उसके दिमाग तक रुक गई और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। वो फेदर वेट हो गई थी और उनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई थी, अगर उनका हाथ या पैर गलती से भी अटक जाता तो वो टूट सकता था। उनकी स्किन जैसे कंकाल पर खिंची हुई थी और उन्हें वर्चुअल स्केलेटन कहा जाता था। उनकी कलाइयां अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी और तो और उनके दांत सड़ चुके थे, जिसके कारण उन्हें बहुत पेन होता। खाने के लिए अरुणा को मैश फूड दिया जाता था, जिस पर वो जिंदा थी, ना तो चबा सकती थी और ना ही किसी चीज का स्वाद ले सकती थी। यहाँ तक कि उन्हें एक भी एहसास नहीं होता था कि उनके मुंह में खाना डाला गया है। अरुणा जब स्टूल और यूरिन पास करती थी तो वो एक आवाज निकालती थी, जिससे नर्सिंग स्टाफ को पता लग जाता था कि उनको टॉयलेट जाना है। 27 नवंबर 1973 मुंबई के केईएम हॉस्पिटल के बेसमेंट। अरुणा ड्यूटी पे थी, लेकिन उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नफरत, जुल्म और खामोशी का सबसे भयानक चेहरा बन गया। एक वार्ड बॉय ने अरुणा पे हमला किया, उसे फिजिकली असॉल्ट किया। रेप के लिए चार्जेस नहीं फाइल हुए, लेकिन उस हॉस्पिटल की नर्सेज हर दिन उसके बाल बनाती रही, उससे खेलती रही, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती रही। हालांकि इस हालत की वजह से उससे 42 साल तक उसको कोमा पे, यानी कि परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में रखा गया। उसने उनके साथ करने की कोशिश की और जब देखा that she was on periods, तो उसने अरुणा को सोडोमाइज किया। उन्हें बेहोश करने के लिए उसने चेन को उनके गले के चारों तरफ बुरी तरह से कस दिया। अगली सुबह 7:45 का समय अरुणा को एक क्लीनर ने देखा तो उसकी बॉडी उसी फ्लोर पर खून से बहती हुई उसी फ्लोर पर पड़ी हुई गई थी। लेकिन शायद उस समय इतनी देर हो चुकी थी कि अरुणा का दिमाग सीवियरली डैमेज हो गया था और उसकी कॉर्टेक्स और कुछ ब्रेन के पार्ट्स काम करने बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। और इसके लिए एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई और अपील की गई, इसे आजाद कर दो और मरने दो शांति से। केईएम हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के एक साइड रूम में उसका बेड लगा दिया गया था। मरते हैं आरजू में, मरने की मौत आती है पर नहीं आती। ये लाइन जरूर मिर्जा गालिब की हो, लेकिन ये जस्टिस मार्कंडे कटजू ने इस केस में जब उनके सामने आया तो ये लाइन दोहराई। अरुणा शानबॉग का जन्म 1 जून 1948 को कर्नाटका के एक छोटे से गांव हल्दीपुर में हुआ था। वो एक कोंकणी बोलने वाली सारस्वत गौड़ ब्राह्मण परिवार से थी और 9 भाई बहनों में से 8वीं बहन थी। जब अरुणा सिर्फ 10 साल की थी तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था और घर की जिम्मेदारी उनके भाइयों ने उठाई, जो मुंबई जाकर काम करने लगी थी ताकि परिवार का गुजारा हो सके। मुश्किलें बहुत थी, लेकिन अरुणा हर वक्त सबसे अलग दिखी। वो एक अच्छी स्टूडेंट थी। जब गांव की लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी तब अरुणा ने उच्च शिक्षा का सपना देखा। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे तो दूसरों से उधार लेकर पढ़ाई करती थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में अरुणा ने कुछ रिश्तेदारों का विरोध करने के बावजूद नर्सिंग की पढ़ाई की और उसके बाद मुंबई आ गई। उन्होंने 1966 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल ज्वाइन किया, जहां उनकी मेहनत सबको पसंद आई। वो कार्डियोवैस्कुलर डिपार्टमेंट में काम करती थी और बहुत ही ईमानदार और डिसिप्लिन नर्स थी। वो डिफिकल्ट सर्जरीज में भी डॉक्टर की मदद करती थी। सब कहते थे अरुणा समझदार थी और सबकी फेवरेट नर्स। इस दौरान एंट्री हुई 1973 के आसपास। अरुणा की जिंदगी एक प्यारे मोड़ पर थी। उनकी मुलाकात डॉक्टर प्रताप देसाई से हुई। डॉक्टर प्रताप देसाई एक यंग और टैलेंटेड न्यूरो सर्जन थे उसी केईएम हॉस्पिटल में।
धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर एंगेजमेंट भी हो गई। दोनों अलग अलग कम्युनिटीज से थे, इसलिए फैमिलीज की तरफ से थोड़ा अपोजिशन हुआ, लेकिन अरुणा और डॉक्टर देसाई दोनों शादी के लिए कमिटेड थे। अरुणा तो अपनी सेविंग्स भी बना रही थी और उनकी शादी और फ्यूचर के लिए, लेकिन उनकी खुशियों भरी जिंदगी तब बिखर गई जब अरुणा पे 1973 में वहां के एक ही वार्ड बॉय ने ब्रूटली अटैक किया। ये सब उनकी शादी से कुछ हफ्तों पहले ही हुआ। अरुणा परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी और उनका प्यार उनके सामने सब एक पल में रुक गया था। वक्त के साथ वो उनसे दूर हो गए, उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया और बाद में शादी भी कर ली। लेकिन क्वेश्चन सामने आता है कि अरुणा के साथ ऐसा किसने किया। हम बात करेंगे सोहनलाल भारता वाल्मीकि थी। सोहनलाल भारता वाल्मीकि, जिसका नाम आज भी लोग घिन से याद करते हैं, यूपी के सिकंदराबाद के दौदपुर गांव के रहने वाला था। उसके पिता भारता वाल्मीकि केएम हॉस्पिटल मुंबई में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। उनकी रिटायरमेंट के बाद सोहनलाल ने उनकी जगह ली। सोहनलाल केएम हॉस्पिटल के कार्डियोवैस्कुलर लैब में वार्ड बॉय और जेनिटर का काम करते। वहां जहां उनकी मुलाकात अरुणा नर्स से हुई। अरुणा अपनी ड्यूटी और डिसिप्लिन के मामले में सख्त थी और सोहनलाल बार बार इसी बात से उनसे टकराता था। उसे लगता था कि अरुणा उसे नीचा दिखा रही है। कोर्ट ने उसे सिर्फ 7 साल की सजा दी, रॉबरी एंड अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। उसने येरवाड़ा जेल पुणे में अपनी सजा काटी और 1980 में वो छूट गया। अरुणा ने सोहनलाल को कई बार डांटा था। सोहनलाल का एक इंटरव्यू में कहना है कि अरुणा ने सोहनलाल को कई बार डांटा था क्योंकि वो हॉस्पिटल के एक्सपेरिमेंट लैब से डॉग फूड चुराता था और अपने काम को ठीक से नहीं करता था। सोहनलाल को लगता था कि अरुणा उसके साथ नाइंसाफी करती है और उसे जानवरों की ड्यूटी, खासकर कुत्तों वाली, ज्यादा देती थी, जबकि उसे कुत्तों से डर लगता था। उसे यह भी महसूस होता था कि अरुणा ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। जेल से निकलने के बाद सोहनलाल गायब हो गया। लोगों को लगा वो मर गया था, नाम बदलकर दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2015 में मीडिया ने उसे ढूंढा, निकाला, पता लगा कि सोहनलाल यूपी के हापुड़ गांव में, वहां वो एक एनटीपीसी पावर स्टेशन में डेली वेज लेबरर और क्लीनर का काम कर रहा है। उसने कहा उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन उसने नहीं किया है, उसने साफ इनकार किया। उसने मतलब जो बदतमीजी से बेहतर वो कहती थी, तो फिर वो मेरे को गुस्सा आया तो एक थप्पड़ तो मेरे से लग गया था। वो गिर गई थी। गिरने के बाद फिर वो बेहोश हो गई थी, तो मैं भाग गया था। भागने के बाद मतलब जो फिर मैं सवेरे फिर मैं पूना को चला गया। अगर जो मैं रेप करता तो फिर मेरे ऊपर कलम नहीं लगती उसकी, तो उसमें सजा नहीं होती मेरे को। जब मैंने किया ही नहीं तो फिर वो काई नहीं मेरे ऊपर। और जबकि डॉक्टरों ने मतलब जो चेकअप किया है, मेरे ऊपर 2 कलम लागू थे। 2 कलम लागू थे। कौन कौन से? 307, 362, इनमें मेरे को सजा हुई। और मतलब ये रेप केस वगैरह ये कुछ नहीं था। और वो उस टाइम पे मतलब जो है डॉक्टर ने खुद मतलब चेकअप किया था। ये तो बाद में मतलब जो पता चला कि मतलब जो बेहोश हो गई। वो कब पता लगा? बाद में जब जेल चले गए। जब मैं बंद कर दिया था तो बेहोशी हो गई थी। तो मतलब सवेरे को पता नहीं अब क्या बाद में क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को तो ये तो पता। अब ये अब आकर के ये सुना, जबकि मतलब जो सजा भी मैं काट चुका और अपने मतलब जो मजदूरी करके अपना बच्चे लालन पालन कर रहा हूँ। तो फिर भी मतलब जो अब आकर के पता चला कि मतलब जो 42 साल बाद मतलब जो मर चुका। जीना किसे कहते हैं? राइट टू लाइफ। क्या सांस लेना ही एक जिंदगी है?
या फिर आपके चारों हाथ पैर सलामत है तो उसे एक ज़िंदगी का नाम दे दिया जाए। नहीं, आज ज़िंदगी का मतलब है कि मैं एक स्वच्छ सांस ले रहा हूँ, स्वच्छ पानी पी रहा हूँ और अपने अकॉर्डिंग राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ जी रहा हूँ, एक डिग्निफाइड और एक महत्वपूर्ण लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन अरुणा को तो मरने का भी एक अच्छा मौका नहीं मिला। नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड दुनिया का पहला देश है जहां 2002 में यूथेनेशिया लीगल हुआ, लेकिन सब कुछ शुरू हुआ 1973 के पोस्टमा केस से, जहां एक डॉक्टर ने अपनी मां की मर्जी से उनकी लाइफ खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कुछ सिचुएशन में पेशेंट की इच्छा के अगेंस्ट जिंदा रखना गलत हो सकता है। यहाँ यूथेनेशिया तभी अलाउड है जब पेशेंट का दर्द अनबियरेबल हो, रिक्वेस्ट बार बार वॉलंटरी हो, 2 डॉक्टर्स एग्री करते हो, मिनिमम एज 12 हो, 12 से 16 साल में पेरेंटल कंसेंट होना जरूरी है। दूसरा देश स्विट्जरलैंड, और आई कैन से वेदर इट इज अ सुसाइड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड में एक्टिव यूथेनेशिया इलीगल है लेकिन असिस्टेड सुसाइड लीगल है, और सबसे खास बात है कि डॉक्टर की जरूरत भी नहीं है। यहाँ किसी भी व्यक्ति को एसेस करने की छूट है, बस उसका मोटिव सेल्फिश नहीं होना चाहिए। यहाँ फॉरेनर्स भी आकर यूथेनेशिया करा सकते हैं, इसलिए इसे सुसाइड टूरिज्म भी कहा जाता है। 2009 में जर्नलिस्ट और ऑथर पिंकी बिरमानी ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली यूथेनेशिया मिल जाए ताकि उसकी पेन लाइफ खत्म हो सके। पिंकी बिरमानी ने अरुणा पर अरुणा स्टोरी बुक भी लिखी थी, और वो अरुणा का केस लेकर कोर्ट गई थी अपने आप को नेक्स्ट फ्रेंड बताकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि असली नेक्स्ट फ्रेंड तो वहां की नर्सेज और हॉस्पिटल स्टाफ है जो 40 साल से अरुणा की सेवा कर रही है, ना कि पिंकी। 11 में सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी की डायरेक्ट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी, पर एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया। अब से इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जैसे फीडिंग ट्यूब कोर्ट की परमिशन से हटाई जा सकती है, अलाउड है, लेकिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ। एक्टिव यूथेनेशिया जैसे इंजेक्शन और मेडिसिन देना ये आज भी मना है। यानी पिंकी बिरमानी की वजह से ये केस पूरा इंडिया का लैंडमार्क बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको पता है कि 2015 में ऐसा क्या हुआ? 2015 में एक डिजीज मुंबई में फैली जिसका नाम है निमोनिया। तो अरुणा शानबॉग की डेथ निमोनिया से हुई, ना कि उनकी एक कंडीशन से। यूथेनेशिया एक सेंसिटिव और पर्सनल डिसीजन है। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, अगर जीवन आपका है तो क्या अंतिम फैसला भी आपका नहीं होना चाहिए? आज हमारे सामने हनीमून का वो मर्डर केस या फिर मेरठ का ड्रम केस आए, लेकिन इन सभी केसेस में इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, लेकिन अरुणा का केस कुछ ऐसा है जहां तक 42 साल लग गए, लेकिन आज तक अरुणा को ना इंसाफ मिला और ना ये चीज़ें हेडलाइंस बनी।